Welcome to the course Applied Physics. Now we will discuss chapter 5, which is about forces and Newton's laws of motion. First we will discuss the concept of force. A force is a push or pull. Okay, arrows are used to represent forces. The length of the arrow is proportional to the magnitude of the force. यानी फोर्स जो है आप देख रहे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें इसकी एक डायरेक्शन है और इसका मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड में इसके यूनिट होते हैं न्यूटन्स, लाइक 15 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, और इसकी डायरेक्शन होगी. ठीक है, यहाँ पे जैसे इस एरो की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, और जो रेड वाला एरो है इसकी डायरेक्शन है इन दी एक्स वाई प्लेन इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओके, अच्छा. और मैस क्या चीज़ होती है कि मैस इज़ ए मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द स्टफ़ कंटेंड इन एन ऑब्जेक्ट. ओके, मैटर, मादा, जिसको आप मैस कहते हैं, और किलोग्राम इसके यूनिट्स हैं सिस्टम इंटरनेशनल में. और अब हम डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ अ लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो इसमें क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड अनलेस चेंज्ड बाय अ नेट फोर्स. कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है तो वो रहती है जिस हालत में है, अनलेस कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई करें. ठीक है, द नेट फोर्स इज़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. अब जैसे आप देखेंगे द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज़ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट. अब जैसे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें 10 न्यूटन की फोर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 4 न्यूटन अलॉन्ग माइनस एक्स एक्सिस. तो नेट फोर्स क्या होगी जी आपकी 10 माइनस 4, दैट इज़ 6 न्यूटन इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 6 न्यूटन की फोर्स. अच्छा जी, अब इसके एसआई यूनिट जो हैं वो न्यूटन्स हैं. किलोग्राम, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर्स. ठीक है, F इज़ इक्वल टू एम ए. तो इसका फार्मूला क्या है? F इज़ इक्वल टू एम ए. फोर्स इज़ इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन. अच्छा, अब इसमें देखें, जैसे अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपकी अगर इंडिविजुअल फोर्सेस हैं, एक फोर्स आपकी 4 न्यूटन की है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और 3 न्यूटन की है अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो अब इसकी जो नेट फोर्स क्या होगी? तो नेट फोर्स आप पाइथागोरियन थ्योरम से लगाएंगे, जस्ट लाइक वेक्टर. जो वेक्टर के जो कवानीन हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे वो सारे के सारे कवानीन, वो सारे के सारे असूल इसके ऊपर भी लगेंगे. तो 3 और 4 न्यूटन का जो रिजल्टेंट बनेगा वो 5 न्यूटन बनेगा. पाइथागोरियन थ्योरम से आप निकाल सकते हैं √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज़ 5 न्यूटन. और एंगल थीटा आप निकाल लें tan इनवर्स 3/4, that is equal to 36 degrees. Okay, that is the resultant force. अच्छा, the mass of an object is a quantitative measure of the inertia. inertia जो है अच्छा, अब इसमें इसके यूनिट क्या हैं? इसके यूनिट हैं किलोग्राम. mass के यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम. अच्छा, mathematically the net force is written as summation of F, where the Greek letter sigma denotes the vector sum. ये vector sum है, यानी summation of all the forces. ओके, ये एल्जेब्राइक फोर्स है, यानी इसमें हम जो है जो डायरेक्शन है उसमें जो है इसमें हमने इसको कंसिडर करना है. अब देखें, व्हेन अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. ठीक है, द एक्सेलरेशन दैट रिजल्ट्स इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड हैज़ अ मैग्नीट्यूड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. ओके, जैसे F इज़ इक्वल टू एम ए था, तो A क्या होगा? समीशन ऑफ F ओवर M. समीशन F क्या चीज़ है? नेट फोर्स. ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन की राइट हैंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस लग रही है और 5 न्यूटन की टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस को लग रही है टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, तो नेट क्या होगी? नेट होगी 10 माइनस 5, यानी आप राइट हैंड वाली को पॉजिटिव ले लें और जो लेफ्ट हैंड वाली उनको नेगेटिव ले लें. इसी तरीके से जो अपवर्ड फोर्सेज हैं उनको अगर आप पॉजिटिव ले लें तो डाउनवर्ड फोर्सेज को आप नेगेटिव लेंगे. तो एल्जेब्राइक सम जो होगा वो आप इसमें कंसिडर करेंगे, समीशन F ओवर M. द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज़ द सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स. ओके, तो डायरेक्शन जो एक्सेलरेशन की होगी वो वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी. ओके, तो ये इसमें जो है आप इस तरह से सारी फोर्सेस को एडअप करें, उनका समीशन करें और उसको जस्ट मैस से डिवाइड कर दें तो आपके पास एक्सेलरेशन का वेक्टर निकल आएगा. ठीक है, तो दैट इज़ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ. अब इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम से इसको हम देखते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम मींस के आप सारी जो फोर्सेस हैं उसको लहदा शो करवाएं बॉडी के ऊपर. ठीक है, दैट इज़ अ फ्री बॉडी डायग्राम इज़ अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स द फोर्सेस एंड द ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस दैट एक्ट ऑन इट.
अब जैसे इसमें गाड़ी पर धक्का लगाया जा रहा है, ठीक है, तो 395 न्यूटन प्लस 275 न्यूटन टवर्ड्स एक्स एक्सिस फोर्स लग रही है, और गाड़ी जो अपने इनर्शिया की वजह से बैकवर्ड फोर्स लगा रही है, अपने मास की वजह से जो रिएक्शन में जो फोर्स लगा रही है गाड़ी का जो फोर्स है, ठीक है, उसकी इनर्शिया वाली जो फोर्स है दैट इज़ 560 न्यूटन जो बैकवर्ड्स को लग रही है, ठीक है, जो जिसको तो अब इसके नेट आप निकालें 275 प्लस 395 माइनस 560, ओके, तो यहाँ से आप नेट आपका निकल आएगा, तो नेट फोर्स आपकी निकल रही है 110 न्यूटन, यानी अब ये पॉजिटिव फोर्स आप लग रही है, तो इट मीन्स कि अब आपकी जो है ना ये टवर्ड्स एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स है, तो अब इसका मतलब है कि गाड़ी में एक्सेलरेशन पैदा होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन होगी, ओके। अच्छा, अब दी इट इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स कैन बी टेकन इनटू अकाउंट बाय यूजिंग द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। अच्छा, अगेन अगर कोई वेक्टर, चूँकि वेक्टर्स हैं तो आप इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इसी तरीके से समीशन एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एम ए ऑफ एक्स, इसी तरीके से समीशन एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू एम ए ऑफ एक्स, यानी एक्सेलरेशन के आप ए और वाई कंपोनेंट्स बना सकते हैं। तो अब जैसे एग्जांपल देखें कि अब ये राफ्टिंग के एग्जांपल अगर हम देखें, इस तरह से ये मूवमेंट हो रही है, तो इसमें एक फ़ोर्स जो है आपकी 17 न्यूटन की है जो कि टवर्ड्स एक्स एक्सिस की है, और एक फ़ोर्स है 15 न्यूटन, ठीक है, 15 न्यूटन की फ़ोर्स है जो कि एट एन एंगल 67 है, यानी दो फोर्सेस हैं अब आपके पास, एक फ़ोर्स है P और एक फ़ोर्स है A। फोर्स P है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, इसका वाई कंपोनेंट 0 है, और जो फोर्स A है वो है 15 न्यूटन एट एन एंगल 67। अब आपने जो है वो रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है, तो एक तो हेड टू टेल रूल से भी निकाल सकते हैं, दूसरा आप जो है इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या किस तरह से होगा कि P फोर्स का तो एक्स ही कंपोनेंट होगा दैट इज़ 17 न्यूटन, वाई कंपोनेंट 0 है, A फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या होगा 15 इंटू कॉज ऑफ 67, और वाई कंपोनेंट क्या होगा 15 इंटू साइन ऑफ 67। तो इस तरह से आप जो नेट फोर्स है वो इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो ये अभी हम देखते हैं इसके नेट फोर्स। तो एक्स कंपोनेंट देखें, द नेट फोर्स ऑन द राफ्ट कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वे। पी में देखें 17 न्यूटन, वाई कंपोनेंट 0 न्यूटन है, और ए में 15 न्यूटन कॉज ऑफ 67 और 15 न्यूटन साइन ऑफ 67। तो इनको एडअप कर दें तो ये रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट आ जाएगा आपके पास, यानी इसका अगर मैं इसको लिखूँ वेक्टर के फॉर्म में तो क्या बन जाएगा 23i प्लस 14j, ओके, दैट इज़ योर रिजल्टेंट फोर्स, ओके। तो अगर आप अब आपने इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो आप उसको मैथ से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये देखें एक्सेलरेशन निकाला हुआ है, एक्स का समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर एम, तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस आ गया 0.018 और अलॉन्ग वाई एक्सिस आ गया 0.011। तो ए क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू 0.018 आई प्लस 0.011 जे, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और एंगल क्या हो गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। व्हेन एवर वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द सेकंड बॉडी एक्सर्ट्स एन ऑपोजिटली डायरेक्टेड फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ऑन द फर्स्ट बॉडी। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो अगर एक बॉडी दूसरी पे फोर्स लगा रही है तो दूसरी भी पहले पे लगा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ, ओके। तो ये है इसका मतलब। तो अब ये देखें जैसे एक जहाज़ है आपके सामने एक स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, इसकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट है फोर्स है वो P है, तो इसके पीछे अगर कोई एस्ट्रोनॉट है तो इसके ऊपर ऑपोजिट फोर्स लग रही होगी, तो दैट इज़ -P, ठीक है, तो दैट इज़ -P। तो सपोज दैट अ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज़ 36 न्यूटन। अच्छा, अब इसमें ये देखें ये फोर्स का तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा ना वो एयरक्राफ्ट का कम होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स ओवर मैस, तो एयरक्राफ्ट का मैस ज़्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन कम होगा मैग्नीट्यूड उसका, और ये जो आपका एस्ट्रोनॉट है उसका मैस चूँकि कम है इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। सो इफ़ द मास ऑफ द स्पेस क्राफ्ट इज़ 11,000 kg, द मास ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज़ 92 kg, व्हाट आर द एक्सेलरेशंस। तो एक्सेलरेशन आप निकाल लेंगे स्पेस क्राफ्ट पे क्या होगा 36 ओवर 11,000 दैट इज़ 0.0033 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपका जो एस्ट्रोनॉट होगा उस पर कितना एक्सेलरेशन होगा -36 न्यूटन, माइनस मीन ऑपोजिट डायरेक्शन 92 kg दैट इज़ -0.39 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दी माइनस एक्स एक्सिस, ओके। इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है क्योंकि इसका मास कम है,
अच्छा, अब एग्जांपल्स क्या होती हैं डिफरेंट फोर्सेस की? फ्रिक्शनल फोर्स होती है, टेंशन फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स होती है, वेट होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मैग्नीट्यूड फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये वेरियस काइंड्स ऑफ फोर्सेस हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस, टेंशन, नॉर्मल, वेट, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं फोर्सेस की। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ वेट। वेट क्या चीज़ होती है जी? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन और अबव द अर्थ इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी अर्थ जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ठीक है, उसको हम वेट बोलते हैं। द वेट ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उसके ऐसा यूनिट क्या होते हैं जी? न्यूटन्स। अच्छा जी, अब उसके बाद नॉर्मल फोर्स डिस्कस करते हैं। नॉर्मल फोर्स क्या होती है कि द नॉर्मल फोर्स इज़ वन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट अ सरफेस एक्सर्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विद विच इट इज़ इन कॉन्टैक्ट, ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी अगर उसका वेट बिल्कुल नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे से एक फोर्स लग रही है जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन, जिसको हम नॉर्मल फोर्स को कहते हैं। द नॉर्मल फोर्स इज़ वन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट अ सरफेस एक्सर्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विद विच इट इज़ इन कॉन्टैक्ट। यानी टेबल की जो सरफेस ऊपर को फोर्स इस पर लगा रही है वो नॉर्मल फोर्स होती है और वो वेट के बराबर होगी, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो टेबल के ऊपर स्टेशनरी है, एक्विलिब्रियम के ऊपर है। यानी अगर एक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है और नेट फोर्स क्या है? इक्वल होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि अगर इसमें हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में वेट है 15 न्यूटन डाउनवर्ड्स और अपवर्ड फोर्स है 26 न्यूटन और डाउनवर्ड फोर्स अब देखिए, अब डाउनवर्ड फोर्स है 11 न्यूटन और वेट कितना है? 15 न्यूटन। तो आपसे पूछा जाए कि जी इसकी नॉर्मल फोर्स कितनी होगी, तो आप इसको कर लें कि इन सब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस को आप इक्वल टू ज़ीरो रख लें, ठीक है, फॉर एक्विलिब्रियम स्टेट। तो उसमें देखें अपवर्ड फोर्सेस को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो FN -11 -15, ओके, इक्वल टू ज़ीरो। तो वहाँ से आप FN की फ़ोर्स निकाल सकते हैं 26 न्यूटन, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वेट 15 न्यूटन है डाउनवर्ड्स और अपवर्ड आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं 11 न्यूटन, एक फोर्स उस पर है 11 न्यूटन की, और आपसे पूछा जाए जी FN कितना है, तो अगेन उस पर आप समीशन F इक्वल टू ज़ीरो लगाएं। तो F ऑफ N प्लस 11 माइनस 15 इक्वल टू ज़ीरो, सो दैट इज़ इक्वल टू 4 न्यूटन। तो इस तरह से आप समीशन F इक्वल टू ज़ीरो करके आप अपनी जो नॉर्मल फोर्स है वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अ सरफेस देयर इज़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। When an object is in contact with the surface, there is a force acting on that object. The component of this force that is parallel to the surface is called the frictional force. तो इसके जो parallel force लग रही होगी, जैसे जिसको रगड़ की force कहते हैं, ठीक है, जैसे अगर ये slide करती है लेफ़्ट साइड को आपकी सरफेस, तो इसके तो यहाँ पे जो फोर्स होगी, ठीक है, इस यहाँ पे इन सरफेसेस के दरमियान, ठीक है, उस फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शन की फोर्स, ओके। अच्छा जी, केबल्स एंड रोप्स ट्रांसमिट फोर्सेस थ्रू टेंशन। इस तरह से ये जो रोप्स होते हैं जब इनको आप खींचते हैं तो इसमें जो रोप के अंदर फोर्स होती है इसका नाम होता है टेंशन, ठीक है। ये कोई जहनी टेंशन नहीं है, मतलब मीन्स ये फोर्स के ये जो रस्सी के अंदर जो फोर्स है इसको टेंशन बोलते हैं, ओके। और अगेन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, टी एक्स एक्सेस की तरफ पॉजिटिव लेंगे और वाई एक्सेस की तरफ नेगेटिव लेंगे, सॉरी माइनस एक्सेस की तरफ नेगेटिव लेंगे। इसी तरीके से प्लस वाई एक्सेस की तरफ पॉजिटिव होगा तो माइनस वाई एक्सेस की तरफ नेगेटिव लेंगे। तो ये हम इस तरह से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब देखें डेफिनेशन ऑफ एक्विलिब्रियम क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट इज इन एक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, यानी उसके एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो होंगे, वाई भी ज़ीरो होंगे, अल्टीमेटली फुल फोर्स आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा जी, रीजनिंग स्ट्रेटजी ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम इंक्लूड्स ओनली फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट नॉट द फोर्सेज द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ऑन द इन्वायरमेंट। यानी जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेज लग रही हैं हमने उनको कंसिडर करना है। Choose a set of x and y axis for each object and resolve all forces in the free body diagram into the components that point along these axes and then apply the equations and solve for the unknown quantities। ये आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल से।
अच्छा जी, अब जैसे ये एक इंजन है, ठीक है, इसको गाड़ी से निकाला गया। अब इस पर देखें कि फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स है T1 जो ये टेंशन वाली फोर्स है, रस्सी वाली। दूसरी फोर्स है T2, इस रस्सी की टेंशन जो ये इस पर्सन से लग रही है। तीसरी फोर्स है इसका अपना वेट। ओके, तो अब इस पर 3 फोर्सेस है, T1, T2 और W। अब आप क्या करोगे, आपने T1 और T2 की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ओके, और आपके पास क्या गिवन है, यू हैव द एंगल थीटा 1 देखें, थीटा 1 कितना आपका आ रहा है 10 डिग्री, और T2 का एंगल यहाँ से कितना आ रहा है 10 डिग्री, या इधर वर्टिकली अगर हम लें तो ये 80 डिग्री आपके पास आ रहा है, और वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो दैट विल बी -W। ओके, इसको -W लेंगे तो अब प्लस वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, T1 cos ऑफ 10, ठीक है, ये प्रोजेक्शन है ना वाई कंपोनेंट, और थीटा 10 है तो प्रोजेक्शन हम cos लेते हैं, तो ये वर्टिकल हो जाएगा T1 cos ऑफ 10। ओके, और T1 cos ऑफ 10 प्लस में आ जाएगा, और T2 का वर्टिकल क्या बन जाएगा, T2 का वर्टिकल बन जाएगा यहाँ पे अगर हम देखें इसका वर्टिकल, इसका अगेन वर्टिकल नहीं, इसका डाउनवर्ड बन रहा है क्योंकि ये T2 नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो दैट विल बी योर अच्छा, इसमें अगर हम देखें कि इसका डाउनवर्ड्स क्या बनेगा, यहाँ पे अगेन इसकी भी ये प्रोजेक्शन ही बन रही है, तो इट विल बी T2 cos ऑफ 80, ये T2 cos ऑफ 80 बनेगी। ओके, और नेगेटिव में होगी और W भी नेगेटिव में होगा। अच्छा जी, अब एक्स एक्सिस पे देखते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या होगा कि एक्स एक्सिस पे इसकी प्रोजेक्शन टुवर्ड्स लेफ़्ट होगी, ठीक है, दैट विल बी T1 sin ऑफ 10, ओके, टुवर्ड्स लेफ़्ट, और T2 की प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे टुवर्ड्स पॉजिटिव होगी, दैट विल बी T2, ये वाला वर्टिकल T2 sin ऑफ 80, ओके, T2 sin ऑफ 80। तो इस तरह से अब हम इसको करते हैं। ये देखिए एक्स कंपोनेंट आ गया आपका -T1 sin ऑफ 10, और वाई कंपोनेंट आ गया +T1 cos ऑफ 10। ओके, T1, ठीक है, आपका जो है ये एक्स कंपोनेंट नेगेटिव T1 sin ऑफ 10, और वाई कंपोनेंट जो है इसमें T1 में पॉजिटिव आ जाएगा T1 cos ऑफ 10, ठीक है। अच्छा जी, T2 में देखते हैं। T2 में आपका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है T2 sin ऑफ 80, और y कंपोनेंट आपका ये वाला जो होगा ये नेगेटिव आ जाएगा आपका, ठीक है, दैट इज़ -T2 cos ऑफ 80, और W में देखें एक्स कंपोनेंट 0 होगा और y कंपोनेंट -W होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, जो रिजल्टेंट फोर्स कैसे आप निकालोगे, इन सब का सम जो है इक्वल टू 0 और इन सब का सम इक्वल टू 0 रखेंगे, और W आपको गिवन है दैट इज़ 3150 न्यूटन, ठीक है, ये वेट इसका गिवन है आपको। तो अब वेट आपको गिवन, तो आपके पास क्या हो जाएंगे, 2 इक्वेशंस आ जाएंगे और 2 अननोन आ जाएंगे, ठीक है, 2 इक्वेशंस और 2 अननोन जो कि आप निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए समीशन ऑफ f(x) इक्वल टू 0 -T1 sin ऑफ 10 प्लस T2 sin ऑफ 80 इक्वल टू 0, एंड समीशन f(y) इक्वल टू 0 दैट इज T1 cos ऑफ 10 T2 cos ऑफ 80 -W इक्वल टू 0, ठीक है। नेगेटिव इस क्यों है, ये -y एक्सेस के अलॉन्ग में। तो अच्छा, अब इसमें आप देखें कि ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू sin 80 ओवर sin 10 इंटू T2, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें T1 की जगह, तो दैट विल बी sin 80 ओवर sin 10 T2 cos ऑफ 10 T2 cos ऑफ 80 -W। तो इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो आपके पास जो है वो T1 T2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ओके, तो इस तरह से T1 की वैल्यू आती है 3.3 × 10⁻³ न्यूटन, और T2 की वैल्यू आती है 582 न्यूटन। इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना है, और कैलकुलेटर को आपने डिग्रीज़ में रखना है। ओके, यहाँ पे गलती ये होती है कि कैलकुलेटर रेडियन में होता है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व the numerical for to determine the forces, that is कि हम x और y कंपोनेंट्स को 0 में रखें और इक्विलिब्रियम की उस पर कंडीशन अप्लाई करें, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन 0 होता है। सो दिस इज़ हाउ वी डील विद दी प्रॉब्लम्स इन मोशन, और ये थे न्यूटन के 3 कवानीन जो हमने अभी डिस्कस किए। फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है कंटेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।